अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या, तो सबसे पहले आपको इसकी मीनिंग को समझना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, मगर लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास अधिकार दिए गए कि हमारे मतलब जितने भी हमारे कंट्रीज के सिटीजन है उन सभी के पास अधिकार दिए गए, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हो, या फिर कहीं पे रहने की आजादी हो, या फिर हमें बोलने की आजादी हो, या फिर हमें राइट टू लाइफ हो, या राइट टू एजुकेशन, मतलब तमाम तरह के हमारे पास जो भी अधिकार दिए गए, जो भी राइट्स दिए गए, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स हमारे पास दिए गए तो उसके कर्तव्य में हमारे पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिए गए कि भारत के जितने भी सिटीजन है उनको क्या करना पड़ेगा, ये ड्यूटीज को फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या किया गया था, हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को बनाया गया। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुई थी 26 नवंबर 1949 को थी, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे नहीं थे। जब हमने अडोप्ट भी किया था 26 जन 1950 को, उस समय भी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। तो जब यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज थी ही नहीं तो आखिर कब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड हो चुका है। तो अगर मैं सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानकारी दूं आपको कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब से आया है और फंडामेंटल ड्यूटीज के क्या रोल्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे, है ना। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को समझना कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है। अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अगर बात करूं तो आपको मैं ये बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज वह ड्यूटीज को कहा जाता है कि जो क्या करता है कि हमारे लिए कोई राइट्स नहीं है लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स से सिमिलर भी है। और दूसरी बात यहाँ पे ये मैं बता दूं कि ये हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करता है। देश को सुरक्षा कहने का मतलब हमारे पास है कि हमारे पास पब्लिक प्रॉपर्टीज है, हमारे पास एनवायरमेंट है, हमारे पास विल्ड लाइफ सेंचुरीज है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हम अपने राइट्स का डिमांड करते हैं, लेकिन हमारी जो ड्यूटीज दी गई है उस ड्यूटीज को भी हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। जैसे नेशनल एंथम का हमें रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग्स का हमें रिस्पेक्ट करना है, तो और फिर हमारे जो संविधान उस संविधान का रिस्पेक्ट करना, संविधान के अंदर में हमें काम करना है। तो हम इन सब चीजों का क्या करेंगे, सारे हमारे ड्यूटीज है। तो इन सब ड्यूटीज जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, जब तक हमें मालूम नहीं होगी, तब तक हम क्या करेंगे, अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं समझ पाएंगे। जब फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम अपने काम को भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए क्या है कि जिस तरह से हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी है, उसी तरह से हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी जरूरी है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है, इन चीज को भी हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको। लेकिन अब मैं बात करूं तो 42nd अमेंडमेंट्स एक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी, जो कि 1976 में की गई थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, देश में उसी समय इमरजेंसी भी लगा था। उस समय 42nd अमेंडमेंट्स एक्ट 1976 के अंदर एक अमेंडमेंट लाई जाती है, जिस अमेंडमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और उस समय इसे क्या करता है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किए जाते हैं। उसमें भारत के नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोग क्या करें, फॉलो करें। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी बात यह खड़ी होती है कि अगर क्या कोई व्यक्ति अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसका पालन नहीं करता, क्या उसे पनिशमेंट दी जा सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो इससे पनिशमेंट तो नहीं दी जा सकती, लेकिन एक रिस्पेक्ट वाली बात है कि हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा करना पड़ेगा, जिस तरह से हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिमांड करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर हम फॉलो नहीं करते तो उसके लिए हमें कुछ पनिशमेंट दी जा सकती है। तो अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो आगे वाली क्लास में जैसे मैं पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को और एक और जो 2002 में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड की गई थी, मैं उन सारे बारे में जब पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं उसके बारे में चर्चा भी करूंगा लास्ट में कि हाँ मतलब कौन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसे हम लोग फॉलो नहीं करते तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लीगल कार्रवाई हमारे ऊपर की जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अगर बारे में अब मैं बात करूं तो फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट्स एक्ट के द्वारा हमारे इंडिया में इंप्लीमेंट की गई थी, जो कि 1976 में आई थी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो आर्टिकल हमारा डील करता है, जैसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी खत्म होती है, जस्ट उसी के जस्ट बाद हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो शुरू हो जाते हैं। अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 51A, ध्यान रखना, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज को डील करता है और पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज को डील करते हैं। मतलब आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। दूसरी बात ये 42nd अमेंडमेंट्स एक्ट में ऐड किया गया है। तीसरी बात ये कि आर्टिकल 51A के अंदर है। अगर मैं चौथी बात करूं तो पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है, 42nd अमेंडमेंट्स एक्ट आर्टिकल 51A। और तीसरी बात ये पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पांचवी या सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, तो आपको याद रखना USSR के लिया गया, जिसे हम लोग सोवियत संघ भी बोलते हैं। और आज हम इस कंट्री को रशिया के नाम से आते हैं, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि रशिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो इस फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे इंडिया में कुछ कमेटी बनाए गए थे, जिस कमेटी का नाम है सोलन सिंह कमेटी।
ठीक है। तो शरण सिंह कमेटी ने क्या किया था, सारे जांच पड़ताल करने के बाद, सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए थे, तो उनके द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया के लिए। तो शरण सिंह कमेटी ने कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट किया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, चलिए वन बाई वन करके उसे हम लोग देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, दैट इज टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एथम। मतलब सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एथम का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारी ये सबसे फंडामेंटल ड्यूटीज है और हम लोग इस अपनी तमाम फंडामेंटल ड्यूटीज को बहुत रिस्पेक्टफुली भी निभा रहे हैं। अगर मैं दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करूं कि हमारी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, तो हमारी दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो टू फॉलो फ्रीडम मूवमेंट एंड टू रिस्पेक्ट फ्रीडम फाइटर्स। मतलब जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे उनका हमें उनको हमें क्या करना है, फॉलो करना है। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स, उनका क्या करना है, हमें रिस्पेक्ट है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जैसे फिर मान लिया भगत सिंह हो गए, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, विट्ठल भाई पटेल हो गए, फिर से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए। मतलब हमारे नंबर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, उन सभी का क्या करना है, हमें रिस्पेक्ट करना है। तो ये हमारे सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले हम याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन का हमें, और कॉन्स्टिट्यूशन का हमें रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एथम का रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। ये हमारा पहला था। दूसरी अगर मैं बात करूं तो हमारे फ्रीडम जो मूवमेंट्स होते हैं उसको हमें फॉलो करना है। और दूसरी बात यहाँ पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका हमें रिस्पेक्ट करना है। अगर मैं तीसरी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करूं तो हमारी तीसरी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। मतलब हमारे कहने का मतलब ये कि हमारे इंडिया का जो सोवरेनिटी है, जो यूनिटी है और जो हमारा मतलब इंटीग्रिटी है, उन्हें क्या करना है, हमारे इंडिया का जो कि हमारी कंट्री, हमारे देश का जो मतलब शान हम लोग कह सकते हैं शान है, इसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। अब अगर मैं चौथी बात करूं, चौथी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, तो चौथी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ये है टू डिफेंड द कंट्री एंड टू लैंड नेशनल सिक्योरिटी व्हेन कॉल टू डू अपॉन सो। कि जब हम लोग को ऐसा करने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना है, कंट्री के जो नेशनल सिक्योरिटी उसे हमें बरकरार रखना चाहिए। और हमें मतलब जब भी हमें क्या हमारे मतलब जो सुप्रीम लीडर्स है उन सब के तरफ से अगर हमें जब भी इस चीज का आदेश मिले, जब ऑर्डर मिले, तो हमें क्या करना है कि हमें अपने देश को डिफेंड करना है ना। और हमारी जो कंट्री की यूनिटी है उसे हमें क्या करना है, बरकरार रखना है। ये जो सारे मैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अभी जिक्र कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग का कंफ्यूजन जो दूर कर रहा हूँ, ये सारे 42nd अमेंडमेंट्स एक्ट 1976 के द्वारा ऐड की गई थी। अभी मैं टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करूंगा। एक और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ऐड किए गए थे, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो टोटल में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, उन सभी के बारे में बताऊंगा। अभी तक मैंने 5 फंडामेंटल ड्यूटीज को कंप्लीट कर दिया। अगर यहाँ तक आप लोगों को कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। आप जब चाहे कमेंट में अपने सवालात को, अपने डाउट्स को रख सकते हैं। अब अगर मैं 5वीं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करूं तो हमारा 5वीं फंडामेंटल ड्यूटीज ये है टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंगेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया, ट्रांसीडिंग रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डिरोगेटिंग टू द डिग्निटी ऑफ द वीमेन। मतलब ये हमारे यहाँ पे 5वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे ये है कि हमें वीमेन की डिग्निटी को मेंटेन करके चलना है। हमें जो हमारे कंट्री के अंदर हार्मोनी है, ब्रदरहुड है, सभी चीज को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करके चलना। कह सकते हैं कि हमें इनके बारे में जो मेंटेनेंस है उसे भी करके चलना है। कंट्री का इसके हमारे हालात ना बिगड़े, इस चीज को भी हमें ध्यान रख के चलना है। अब